Hello and welcome back again. In the last video, we learned a lot about the phrases and the kinds of phrases. And now it's time to learn something about the kinds of clauses. तो आज हम इस टॉपिक को लेते हैं और समझते हैं कि काइंड्स ऑफ क्लॉजेस कितने प्रकार के हैं और कैसे कैसे फंक्शन होते हैं उनके और वो हमारे किस काम आते हैं. आप देखिए, बाय द मीन्स ऑफ यूजिंग clauses and their kinds, our language becomes very beautiful. बहुत सुंदर हो जाता है भाषा. आप देखिए और सीखिए और इसका प्रयोग अपने निजी जीवन में भी करिए. काइंड्स ऑफ क्लॉजेस. इससे पहले कि मैं काइंड बताऊं इसका, आपको याद ही होगा कि क्लॉजेस आर द पार्ट ऑफ सेंटेंसेस एंड दे हैव द यूज ऑफ वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब. इस एग्जाम्पल में देखिए. आप देखेंगे, दिस इज अ सेंटेंस एंड दिस टू लुक्स लाइक अ सेंटेंस. मैंने पहले कहा था कि क्लॉजेस भी एक सेंटेंस ही होते हैं, लेकिन सेंटेंस और क्लॉजेस में क्या अंतर है कि सेंटेंसेस में नॉन फाइनाइट वर्ब भी हो सकता है सब्जेक्ट के साथ, लेकिन इसमें एक सब्जेक्ट के साथ फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी होता है. और आप देख सकते हैं इसमें एक फाइनाइट वर्ब है एंड इट इज़ द मोर देन एवरीथिंग एल्स. दिस इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. दिस इज योर सेंटेंस. द मेन सेंटेंस इज ही नोज एंड द पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज वेयर शी लिव्स. वो कहाँ रहती है, ये पार्ट है. एंड दिस पार्ट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड इट हैज़ वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब. क्लॉज इसी को तो बोलते हैं, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक सेंटेंस का पार्ट हो. तो ये रहा सेंटेंस और ये है इसका पार्ट. और ये ग्रुप ऑफ वर्ड ऐसा है, इसमें सब्जेक्ट भी है और एक फाइनाइट वर्ब भी है. फाइनाइट वर्ब यानी अपने सब्जेक्ट के अनुसार ये कमांड किया जाता है. इसका नंबर, इस वर्ब का नंबर चेंज होता है अपने सब्जेक्ट के अनुसार. यू कैन सी राइट नाउ द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर. Verb used over here with the singular subject is singular verb. V5 has been there in use. So this shows that lives is a finite verb. So this has fulfilled the condition of a clause. Clause का यही condition होता है. तो ये एक clause है. अब देखना ये है, हमारा विषय है आज kinds of clauses. अगर ये sentence है और ये group of words इस sentence का part है और इसको हम क्लॉज कह सकते हैं, तो किस प्रकार का क्लॉज है, अब हम कैसे डिसाइड करेंगे. तो जवाब है कि इट इज़ ऑल डिटरमिन्ड ऑन द फंक्शन इट डज. ये कैसा काम करता है वो ज़रा देख लीजिए और खुद ही डिसाइड कीजिए कि ये कैसा क्लॉज कहा जा सकता है. क्लॉजेस 3 प्रकार के होते हैं. पहला नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा एडवर्ब क्लॉज. ये 1, ये 2, ये 3. अब इन तीनों में से इस क्लॉज का क्या फंक्शन है. ही नोज, मेन सेंटेंस. दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रीवियस सेंटेंस and it has what kind of function? What function does it have? Try to understand कैसा function है इसका. Does this part not qualify this main verb? ये part जो है इसके बारे में विशेषता नहीं बताता है क्या? बिल्कुल बता रहा है. जानता है, क्या जानता है? Where she lives. तो this verb
इज बीइंग क्वालिफाइड बाय दिस पार्ट। ये पार्ट लगा ही इसीलिए है कि इसके बारे में जानकारी दी जा सके। तो ही नोज वेयर शी लिव्स। तो दिस टॉक्स अबाउट सम प्लेस। ये किसी प्लेस के रेफरेंस में इसका प्रयोग किया गया है। प्लेस के रेफरेंस में इस्तेमाल होने वाले या टाइम के रेफरेंस में इस्तेमाल होने वाले या डिग्री के रेफरेंस में, जैसा कि आप जब एडवर्ब पढ़ेंगे तो देखेंगे एडवर्ब्स हैव देयर सर्टेन काइंड्स। दे टॉक इन रेफरेंस ऑफ प्लेस, मैनर, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, रीजन. So according to their kinds they talk about various references. They talk about various references. तो आप देखेंगे कि जब प्लेस की बात हो, मैनर, डिग्री या इस तरीके की कोई बात हो तो वो एडवर्ब से रिलेटेड फैक्ट है। इसीलिए इस क्लॉज को हम एडवर्ब क्लॉज कह सकते हैं, क्योंकि ये क्लॉज एडवर्ब यानी इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए लगा है। तो वर्ब को तो एडवर्ब ही क्वालिफाई करता है। इस तरीके से दिस इज प्रूव्ड दैट द क्लॉज यूज्ड ओवर हियर हैज बीन यूज्ड टू क्वालिफाई दिस मेन वर्ब। तो एडवर्ब क्लॉज आप इसको कहेंगे। जब इस क्लॉज ने एडवर्ब का फंक्शन किया तो आपने उसे एडवर्ब क्लॉज कहा। अब कोई नाउन क्लॉज लेते हैं जो नाउन का फंक्शन करेगा, जैसे ही नोज दैट। जनरली क्या होता है एडवर्ब क्लॉजेस में वेयर प्लेस को डिनोट करने के लिए, व्हेन टाइम को डिनोट करने के लिए, ऑलवेज, व्हेनेवर, समटाइम्स, इस तरीके का प्रयोग किया जाता है टाइम या फ्रीक्वेंसी के रेफरेंस को दिखाने के लिए। लेकिन नाउन क्लॉजेस को ज़्यादातर दैट लगा के, दैट कंजंक्शन का प्रयोग करके हम इसको रिलेट करते हैं। तो ही नोज दैट यू कैन सी मेन सेंटेंस वैसे ही रहा। इस केस में भी मैंने वही एग्जांपल रखा, ही नोज मेन सेंटेंस है। अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट आई एम अ टीचर, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। ही नोज व्हाट, देखिए ऑब्जेक्ट वही होता है जो व्हाट का जवाब दे या whom का जवाब दे, और बाकी वेयर का जवाब देगा तो एडवर्ब हो जाएगा, और किसी भी क्वेश्चन वर्ड का जवाब देगा, किसी अदर सवाल का जवाब देगा तो वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स को पता करने के लिए दो क्वेश्चन वर्ड्स हैं। पहला व्हाट, व्हाट से पूछिए तो व्हाट का जवाब आपको मिल जाएगा। ही नोज व्हाट, क्या, तो ये रहा ऑब्जेक्ट आपका। सपोज ये एग्जांपल होता है ही ईट्स, तो हम यहाँ लिख सकते थे मैंगोज। ही ईट्स व्हाट, तो जवाब होता मैंगोज, लेकिन वो वन वर्ड का ऑब्जेक्ट होता, और यहाँ पे है ही नोज तो व्हाट। तो ये ऑब्जेक्ट आपका एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हुआ तो नाउन हुआ, और लेकिन इसको पहचानने में परेशानी ये है कि ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें एक सब्जेक्ट भी है, एक वर्ब भी है, यानी कि देखने में ये पूरा पूरी एक सेंटेंस लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है, और ऐसा होने के कारण ये किस परिभाषा में फिट हो जाता है, ये सेंटेंस की परिभाषा नहीं है। सेंटेंस की परिभाषा शब्दों का समूह जो मीनिंगफुल हो, लेकिन ये इसका परिभाषा कुछ और है। शब्दों का ऐसा समूह जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो, और साथ में वो किसी सेंटेंस का हिस्सा हो, वो सेंटेंस नहीं हो, वो सेंटेंस का हिस्सा हो। तो दिस मेक्स इट अपीयर डिफरेंट
फ्रॉम द सेंटेंस। सेंटेंस से ये इसी तरीके से अलग हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यहाँ, ये ऑब्जेक्ट पार्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन। तो नाउन के फंक्शन में ये आया, तो इस सेंटेंस को क्या कहेंगे? इस क्लॉज को हम क्या कहेंगे? नाउन क्लॉज कहिए इसको, क्योंकि फंक्शन के आधार पर ही डिपेंड करता है कि ये कौन सा काइंड है क्लॉज का। तो नाउ इट इज ऑल क्लियर दैट इट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ नाउन क्लॉज। नाउ वन मोर काइंड इज लेफ्ट, and that is adjective clause. Okay, तो by the help of the same example मैं अभी बताता हूँ। he knows, अगर मैं यहाँ राम लिख दूँ, he knows राम, any problem? The sentence does not see any kind of problem if I make use of राम as an object. ठीक है, अब इस राम को इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। he knows राम, क्या कोई दिक्कत है? नहीं। he knows राम, यहाँ हम रोक भी सकते हैं सेंटेंस को फुल स्टॉप लगा के, लेकिन मुझे आपको एग्जाम्पल दिखाना है कि किस तरीके से एडजेक्टिव क्लॉज लिखा जाता है। अब समथिंग आई एम गोइंग टू राइट विच विल क्वालिफाई दिस नाउन, एंड आप तो जानते ही है कि एनी वर्ड वेदर सिंगल और इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इफ इज यूज्ड इन अ सेंटेंस टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, तो क्या कहेंगे उसको? एडजेक्टिव कहेंगे। बिल्कुल। तो आई एम गोइंग टू राइट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इन टर्न इज गोइंग टू क्वालिफाई दिस एज अ नाउन। नाउन को क्वालिफाई हम अभी करवा देते हैं। ही नोज राम, हु इज Who is my cousin? आप देख सकते हैं इस राम को, ये नाउन है, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था, ये नाउन है। इस नाउन को ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है who is my cousin, आप देख सकते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज इसी को कहेंगे, क्योंकि इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स ने क्या किया है? इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का प्रयोग हुआ है। राम को क्वालिफाई किया गया है, जो मेरा भाई है, जो मेरा चचेरा भाई है। तो यू कैन सी द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट हैज वन सब्जेक्ट, दिस इज द रिलेटिव प्रोनाउन, एंड एडजेक्टिव्स में रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन 7 होते हैं, इनको आसानी से पहचानने के लिए हु, विच, व्हाट, हुज, इस तरीके के वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, और इनके एंटीसीडेंट्स जस्ट इनके पहले होते हैं। जैसे ये रहा आपका रिलेटिव प्रोनाउन, और एंटीसीडेंट जिसके बारे में लगाया गया है ये रहा वो नाउन। तो इस नाउन को ये पूरा क्लॉज डिफाइन करता है, इसीलिए आप इसको एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। एंड आई होप द होल पिक्चर इज क्लियर टू यू नाउ related to the kinds of clauses. We have 3 kinds of clauses, namely noun clauses, adjective clauses, and adverb clauses. You got to know noun clauses are in the function of noun. Adjective means we determine the kind of clause by the function they do in the sentence. जैसा वो काम करते हैं हम उनको वैसा kind बोलते हैं। तो now I think the whole picture is very much clear before you now, and I was considerably good enough to make you understand these all things, and for that I feel much proud, and I hope and anticipate your cooperation like this. So please keep on learning, and please don't forget to press the bell icon, and please do subscribe the channel for more topics to be described in the upcoming videos. Thank you very much.